देश की अदालतों में रोज फैसले होते हैं, किसी को न्याय मिलता है, किसी की किस्मत बदल जाती है और किसी का भविष्य तय हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर देश के बच्चे जो अभी लोकतंत्र को समझना शुरू ही कर रहे हैं अपनी किताब में पढ़ें कि न्यायपालिका पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, तो उनके मन में पहला सवाल क्या पैदा होगा? जाहिर सी बात है कि उनके मन में सवाल आएगा कि क्या न्याय भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होता। सवाल ये भी है कि क्या हमारे देश में स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए? दर्शकों, आई एम श्योर कि आप एनसीईआरटी की किताब में करप्शन इन जुडिशरी यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को लेकर हुए विवाद के बारे में सुन रहे होंगे। इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस पर विवाद क्यों हो रहा है, क्यों खुद न्यायपालिका इसका विरोध कर रही है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस खबर पर आई एक बड़ी अपडेट क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को जबरदस्त फटकार लगाई है। ये विवाद क्लास 8 की एक बुक है, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है फॉर ग्रेड 8 पार्ट 2, जिसके अंदर करप्शन पर चैप्टर है, वो भी जुडिशरी के अंदर। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बताते हैं, फिर पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बाद। चैप्टर हटाना और माफी मांगना काफी नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि एनसीईआरटी की तरफ से जब ये विवाद बढ़ गया, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि भाई हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ दिखाई दिया और उसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चैप्टर हटाना और माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। एनसीईआरटी की किताब पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजीआई ने लगाई ज़बरदस्त फटकार। इसके अलावा इधर देख सकते हैं आप, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया कि जिस किसी का भी ये आइडिया था, जिस किसी ने भी इस चैप्टर को इंक्लूड किया बुक में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब इस मामले की गहनता से जांच होगी। और ये दर्शकों, मामला थमने वाला नहीं है, इसकी गहराई से जांच होगी। पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी खंगाली जाएगी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसको इस वाले पार्ट को बुक में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहाँ से मामले की शुरुआत हुई, यानी किसने सबसे पहले इस पर एक्शन लिया। तो भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए उन्होंने अदालत में खुद ये मामला उठाया, जिसे सुओ मोटू कॉग्निजेंस बोला जाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जिस मामले से सुप्रीम कोर्ट खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होता और उन्हें लगता है कि इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद ही इस पर आवाज़ उठाई जाती है, तो ऐसे मामलों को अदालतों द्वारा जब खुद ही मामलों पर आवाज़ उठाई जाती है तो ऐसे मामलों को सो मोटू कॉग्निजेंस बोलते हैं। अब कोर्ट ने किन बिंदुओं को इन मामलों में रखा, यानी किन किन पॉइंट्स पर इसमें फोकस किया गया, तो वो बता देते हैं। तो सबसे पहला है संस्थागत विश्वास, यानी कि न्यायपालिका जनता के भरोसे पर चलती है। अगर शुरुआती शिक्षा में ही अविश्वास पैदा हो तो इसका असर दीर्घकालिक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है अधूरी जानकारी का खतरा। क्या किताब में आरोपों का संदर्भ, न्यायिक सुधार या संतुलन दृष्टिकोण दिया गया है? ये कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि आपको बता दूं ये जो चैप्टर है इसमें कुछ मामलों को इंक्लूड किया गया है जिसमें भ्रष्टाचार का बेस बताया गया। और इसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कम उम्र के छात्रों पर प्रभाव, यानी कि कक्षा 8 के छात्रों की समझ और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों की बुक में, यानी कक्षा 8, आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी मैच्योरिटी होती है, तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर ऐसे छात्रों की बुक में इस तरीके के चैप्टर होंगे तो उनकी मेंटेलिटी पर अलग प्रभाव पड़ेगा और उनके माइंड में न्यायपालिका को लेकर अलग तरीके के सवाल पैदा होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कोर्ट द्वारा उठाए गए। जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सीजीआई ने कहा कि मैं धरती पर किसी को भी इस संस्था की गरिमा को धूमिल करने और इसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर सवाल उठा रहा है और इसका स्टैंड ले रहा है कि भाई किस तरीके से एक न्यायपालिका की जो इमेज है उसको धूमिल करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है।
कोर्ट के मुताबिक, और कोर्ट खुद ही इस मामले पर संज्ञान ले रहा है। अब सीजेआई सूर्यकांत का क्या कहना है वो आपको बता देते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि बस माफ़ी मांगना, ये चैप्टर हटाना काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से कहा कि वो बताए इसके पीछे कौन है। पूरी बात सामने आने तक सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने एनसीईआरटी और शिक्षा सचिव को नोटिस भी जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई, अब दर्शकों ये गौर करने वाली बात है, इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है, जिस दौरान देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ फैसला आता है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ने कहा वो भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि ये सोची समझी हरकत दिखाई दे रही है। चीफ बेहद नाराज नजर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है मैं पता करूंगा। चीफ ने यह भी कहा कि मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा। सॉलिसिटर ने भी कहा कि आप 8वीं के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कि इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी जस्टिस हैं वो इस मामले पर किस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले जब मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी माफ़ी मांग चुका था, उस पर ही एनसीईआरटी को ये फटकार लगाई गई है कोर्ट में। तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या बोला था माफ़ी मांगते हुए। एनसीईआरटी ने कहा कि वो जुडिशरी का बहुत सम्मान करता है, वो इसे भारतीय संविधान का गार्जियन और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर मानता है। उसने इस गलती को पूरी तरह से अनजाने में हुई गलती बताया। फिलहाल ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। विवादित एनसीईआरटी किताब पर अब बैन लगाया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर है कि उस किताब पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की क्लास 8 की उन किताबों पर पूरी तरह बैन लगा दिया जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर था। यानी कि अब वो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा और उस चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और 11 मार्च को इस पर सुनवाई भी आएगी। अब दर्शकों आपको वो पॉइंट्स भी बता देते हैं कि आखिर क्यों इस पर विवाद हो रहा है, क्या जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ और क्या कुछ चैप्टर में इंक्लूड था न्यायपालिका को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें था कि न्यायपालिका लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि न्यायपालिका की भूमिका को बाकायदा समझाते हुए ये चैप्टर रखा गया है। दूसरा पॉइंट है कि समय समय पर न्यायपालिका भ्रष्टाचार के आरोप में सामने आई है और यही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद होता है। और तीसरा पॉइंट है इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही ज़रूरी है, यानी कि चैप्टर पूरी जुडिशरी के खिलाफ नहीं था। जुडिशरी की इम्पोर्टेंस बताई गई है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि समय समय पर किस तरीके से जुडिशरी भ्रष्टाचार के आरोप में भी पाया जाता है, जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरत है, जिसके लिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और वो बच्चों को पता होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने क्या बोला है, तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये सामग्री छात्रों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है। बिना संदर्भ के करप्शन इन जुडिशरी जैसी बातें संस्थागत छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब सबसे मेन और पार्ट में बता देती हूँ कि इसमें जो इंक्लूड है वो कुछ आंकड़े बताए गए हैं कि किस तरीके से अदालतों में मामले लंबित है, कितनी बड़ी संख्या में अदालतों में मामले आज भी लंबित चल रहे हैं। तो ये भी एक मेन पॉइंट है इस विवाद का, जिसमें बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में 81,000 ऐसे मामले हैं जो लंबित है, जिन पर सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट की बात करें तो 62,40,000, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4,70,00,000। तो एक दर्शकों ये बहुत बड़ी संख्या है जो बच्चों को बताई जा रही है। डेटे के अकॉर्डिंग ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अदालतों के काम में बीच बीच में कमी पाई जाती है। हालांकि कोर्ट इसको मंजूर नहीं कर रहा है और कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने से छवि को धूमिल किया जा रहा है और न्यायपालिका को लेकर लोगों के मन में एक अलग सवाल उत्पन्न होगा। देखिए ये जो इशू है इस पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल सवाल उठ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एकेडमिक कंटेंट का फ्रीडम होना चाहिए या नहीं, जुडिशरी को क्या उसके ऊपर लिमिटेशंस लगानी चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट का क्या रोल होगा। आप सब जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 आई थी उसके अकॉर्डिंग कई सारी चीज़ें रिवाइज की गई, लिहाजा इस बुक में भी ये बदलाव किया गया। हालांकि बात ये भी है कि इसमें
इंडियन जुडिशरी के चैलेंजेस को लेकर डिस्कस किया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मतलब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को लेकर सिर्फ करप्शन के बारे में मेंशन किया गया है। ओवरऑल जुडिशरी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें करप्शन एक मेजर चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर पूरा जो जुडिशरी सिस्टम को करप्ट बता दिया गया। यहाँ पर करप्शन को एक चैलेंज की तरह बताया गया, वो भी बच्चों को समझाने के लिए। जैसे और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस होते हैं हमारे देश के अंदर, और करप्शन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुडिशरी में है, लगभग हर जगह करप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन न्यायपालिका को ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। हालांकि हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि कौन सही है कौन गलत, क्या सही है क्या गलत, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें कोर्ट ही डिसाइड करता है। देखिए, इस मामले में दो तरह की विचारधारा है। पहली ये कि स्टूडेंट्स को रियल चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम करप्शन है, भले वो जुडिशरी क्यों ना हो, वो पता होनी चाहिए, वरना स्टूडेंट्स को वास्तविकता के बारे में कैसे पता चलेगा। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो यंग माइंड्स हैं उनको हमें इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म से रोकना चाहिए, और इस वजह से लोगों का भरोसा न्यायपालिका से डगमगा सकता है। तो इस तरह से ये मामला दो विचारधारा का है। आप किस विचारधारा के साथ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।